इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने साहित्य शास्त्रियों के द्वारा जो 3 प्रकार की शक्तियां मानी जाती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, वो तीनों शक्तियां हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम तात्पर्य वृत्ति को पढ़ते हैं, तात्पर्य शक्ति को पढ़ते हैं। तात्पर्य शक्ति जो है वो काव्यशास्त्रियों के द्वारा नहीं मानी जाती, वो अन्य की शक्ति है। मीमांसक उस शक्ति को मानते हैं और इसकी चर्चा आचार्य विश्वनाथ ने दूसरे परिच्छेद की अंतिम कारिका में उसकी चर्चा की है। तो साहित्य शास्त्री तो 3 ही प्रकार की शक्तियां मानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और वो हम पढ़ चुके हैं। 3 ही प्रकार के शब्द मानते हैं, 3 ही प्रकार के अर्थ मानते हैं, और वाच्यार्थ जो है वो अभिधा से आता है, लक्ष्यार्थ लक्षणा से आता है, व्यंग्यार्थ व्यंजना से आता है। जहाँ पर अभिधा प्रयुक्त होती है उस शब्द को वाचक कहते हैं, जहाँ लक्षणा प्रयुक्त होती है वहाँ पर लक्षणिक कहते हैं, और जहाँ व्यंजना प्रयोग होती है वहाँ पर उसको व्यंजक कहते हैं। ये चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अब यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ एक अन्य वृत्ति की चर्चा करते हैं और उसके लिए कहते हैं कि तात्पर्याख्याम वृत्तिमाहु पदार्थान वै बोधने तात्पर्यार्थम तदर्थम च वाक्यम तदबोधकम परे। यहाँ परे जो शब्द है ये अन्य आचार्यों के लिए है, कि जो दूसरे आचार्य हैं, और दूसरे आचार्यों का मतलब जो भाट्ट मतानुयायी हैं, वो ऐसे आचार्य हैं जो तात्पर्याख्याम वृत्तिमाहु, जो तात्पर्य नामक वृत्ति को कहते हैं। अब आपके मन में सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये तात्पर्य वृत्ति कहां पर लगती है, क्योंकि 3 शक्तियां आपने पढ़ी हैं अभी तक काव्यशास्त्र में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसका स्थान कहाँ है? ये सबसे पहले लगती है, या अभिधा के बाद में लगती है, या अभिधा और लक्षणा के बाद में लगती है, या अभिधा, लक्षणा, व्यंजना सबके बाद में लगती है? तो इसमें कहते हैं कि पदार्थान व बोधने, ये पदों के अन्वय के बोध में होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि पदार्थ आपके सामने उपस्थित रहेगा, और जब आपके सामने पदार्थ आ जाएगा, उस पदार्थ का जो अन्वय का बोध कराया जाएगा, उस पदार्थ के अन्वय के बोध में जो वृत्ति काम करती है, उस वृत्ति का नाम तात्पर्य वृत्ति है। अब यहां पर आप देखिए कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पदों का अर्थ उपस्थित रहेगा, और पदों का अर्थ आ जाने के बाद हमें उसका अन्वय का जो बोध करना है, उस अन्वय के बोध में हमें तात्पर्य नामक वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि पदों का अर्थ हमारे सामने उपस्थित रहेगा। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि इसमें जब कोई किसी वाक्य का प्रयोग करेगा, तो वाक्य का प्रयोग करने पर उस वाक्य में सबसे पहले पदों का अलग अलग अर्थ आएगा। पहली तो यह बात अपने दिमाग में बिठाइए। अब जो पदों का अलग अलग जो अर्थ आता है वो कौन सी शक्ति से आता है? अभिधा शक्ति से आता है। इनके अनुसार जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि गाम आने, जलम आने, ठीक है, पुस्तकम आने, कोई भी वाक्य वो कह सकता है। अब ध्यान देना, वो मीमांसक है, और मीमांसकों के यहाँ जो संकेत का ग्रहण होता है वो जाति में होता है। तो जब वो कहता है कि जलम आने, तो जलम आने का मतलब क्या हो जाएगा? जलत्वम आने। जब वो कहता है कि पुस्तकम आने, तो पुस्तकम आने का मतलब उसके यहाँ क्या हो जाएगा? पुस्तकत्वम आने। तो अब आप देखेंगे कि जब जलत्वम आने, पुस्तकत्वम आने वाला अर्थ आएगा, कह तो अब किसी आदमी को प्यास लगी है, तो प्यास लगने पर वो क्या कह रहा है कि जलम आने, लेकिन क्योंकि मीमांसकों का संकेत ग्रह किस में होता है? जल जाति में होता है। तो जब वो जलम आने कहेगा, तो जो अर्थ हमारे सामने आ रहा है अभिधा से, वो क्या आ रहा है? जलत्वम आने, जलत्व लाओ। अब जलत्व को कैसे लाया जा सकता है? भी जल लाया जा सकता है, जलत्व नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। पुस्तक लाई जा सकती, पुस्तकत्व नहीं लाया जा सकता। गाय लाई जा सकती, गोत्व नहीं लाया जा सकता। अब यहां पर जब ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, अब अभिधा तो समाप्त हो गई। अभिधा तो भाट्ट मीमांसकों के अनुसार यहां समाप्त हो गई,
और हमें क्या मिला, पदों का अलग अलग अर्थ मिला। और ध्यान रखना, कोई भी वाक्य बोला जाता है तो किसके लिए बोला जाता है, कि उस वाक्य का अभिप्राय व्यक्त हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि वाक्य का अभिप्राय अभी हमारे सामने नहीं आया और अभिधा आपकी समाप्त हो गई। लक्षण और व्यंजना को आप मानते नहीं, इसलिए आपने क्या किया कि वाक्यार्थ के बोध के लिए आपने एक अलग प्रकार की शक्ति की कल्पना कर रखी है, और उस शक्ति का नाम क्या है, तात्पर्य शक्ति है। ठीक है, तो जो तात्पर्य नामक जो शक्ति है वो अब अभिधा के बाद काम करेगी। अभिधा ने काम क्या किया कि उसने पदों का अलग अलग अर्थ दे दिया। अब जलम आने आपने कहा तो जल का अलग अर्थ आ गया, आने का अलग अर्थ आ गया, और सेंटेंस का मीनिंग अभी आया नहीं और अभिधा समाप्त हो गई। अब उसके बाद तात्पर्य जो शक्ति है वो अपना काम करेगी, और तात्पर्य शक्ति क्या काम करेगी, पदार्थान्वय बोधने, वो पदार्थों के अन्वय का बोध कराएगी। ठीक है, अब आपको आगे क्या समझना है कि किसी ने कहा जलम आने है, ठीक है, उसको प्यास लगी हुई है और प्यास लगने के बाद वो कह रहा है कि जलम आने है। ठीक है, अब आपने क्या संकेत ग्रहण किया, जलत्व माने। ठीक है, अभिधा से जल का जलत्व अर्थ आ गया और आपने अर्थ स्वीकार कर लिया जलत्व आने। अब जलत्व को आप दे नहीं सकते। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको तात्पर्य वृत्ति इसलिए कहते हैं कि जो वक्ता है उसका तात्पर्य जो है वो जल में है, उसको प्यास का शमन करना है, प्यास को बुझाना है। अब प्यास को बुझाने के लिए तो जल व्यक्ति चाहिए, व्यक्त जल चाहिए, जो गिलास में डाला जा सके, बोतल में डाला जा सके, वो जल चाहिए। तो अब उसके लिए कैसे होगा, तो कहते हैं कि पहले पदों का अलग अलग अर्थ आएगा, वो अभिधा से आएगा। अब जो पदों का अलग अलग अर्थ आया जिसको हम पदार्थ कहते हैं, अब उस पदार्थ का अन्वय का बोध होगा, पदार्थान्वय बोधने। अब उस पदार्थ का जो अन्वय किया जाएगा वो श्रोता करेगा, ये काम श्रोता का है, अन्वय करना, पदार्थों के अन्वय करना किसका काम हो गया, श्रोता का। वो कैसे करेगा, कह रहे वक्ता के तात्पर्य के अनुसार करेगा। ठीक है, तो वक्ता क्या चाहता है, अपनी प्यास का शमन चाहता है, अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। ठीक है, तो वक्ता के तात्पर्य के अनुसार वो क्या संकेत, वो क्या अर्थ ग्रहण करेगा कि इसको जल व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति मतलब व्यक्त पदार्थ, इसका मतलब इसको व्यक्त जल चाहिए, जो गिलास में रखा जा सकता है, जो बोतल में रखा जा सकता है, वो इसको जल चाहिए। तो ये वाक्यार्थ आया, और ये वाक्यार्थ किस शक्ति से आया, किस वृत्ति से आया, तात्पर्य नामक वृत्ति से आया। तो ये पदार्थान्वय बोधने का अभिप्राय है कि हमारे पास पदार्थ का बोध है वो तो हमें अभिधा से हो जाता है, और उन पदार्थों का जो अन्वय का बोध होगा वो हमें तात्पर्य नामक वृत्ति से होगा। तो पदार्थों के अन्वय के बोध के लिए एक तात्पर्य नामक वृत्ति कही जाती है, और तद अर्थम च तात्पर्यम, और उस अर्थ को क्या कहा जाता है, तात्पर्यार्थ कहा जाता है। वाक्यम तद बोधकम परे, और वाक्य उसका बोधक होता है, अर्थात वाक्य क्या होता है, उस तात्पर्यार्थ का बोध कराने वाला होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इनके अनुसार उसको हम क्या कह सकते हैं, पदों का अर्थ जो आ रहा है वो अभिधा से आ रहा है, और जो वाक्य का अर्थ आ रहा है वो तात्पर्य से आ रहा है। वाक्यार्थ को आप तात्पर्यार्थ भी कह सकते हो। ये इस कारिका का अभिप्राय बन गया। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो फिर एक बार हम देख सकते हैं कि वक्ता ने प्रयोग किया, ठीक है, उसने वाक्य का प्रयोग किया, वाक्य में जितने भी पद हैं उन पदों का सबका अलग अलग अर्थ अभिधा से आएगा। अभिधा से सारे अर्थ आ गए, पदार्थ आ गए, उसके बाद उन पदार्थों का अन्वय श्रोता के द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, वक्ता के तात्पर्य के अनुसार किया जाएगा, और वो वृत्ति कौन सी होगी, तात्पर्य वृत्ति होगी। उससे जो अर्थ आएगा वो तात्पर्यार्थ होगा, और वो जो तात्पर्यार्थ होगा वो वाक्यार्थ होगा, उसको आप वाक्यार्थ कह सकते हैं। अब देखिए तात्पर्य वृत्ति के लिए कहते हैं कि अभिधाया एक एक पदार्थ बोधन विरमात। अभिधा क्या करती है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, एक एक पदार्थ बोधन विरमात,
एक एक पदार्थ का बोध कराकर समाप्त हो जाने पर वाक्यार्थ रूपस्य पदार्थान्वयस्य, जो वाक्यार्थ रूप है, और वाक्यार्थ कब बनेगा? जब पदों के अर्थों का अन्वय होगा, जब पदार्थों का अन्वय होगा। तो अभिधा ने तो अलग अलग एक एक पद का अर्थ दे दिया और वो समाप्त हो गई, अब वो दोबारा नहीं आने वाली। अब आपको क्या चाहिए? वाक्यार्थ चाहिए। और वाक्यार्थ कैसा है? पदार्थान्वयस्य, वो पदों के अर्थों का अर्थात पदार्थों का अन्वय है। अब उन पदार्थों के अन्वय की जो बोधिका है उसको क्या कहते हैं? तात्पर्य नाम वृत्ति, उसको तात्पर्य नामक वृत्ति कहते हैं। और तदर्थश्च तात्पर्यार्थम, और उसके अर्थ को भी हम क्या कहते हैं? तात्पर्यार्थ कहते हैं। और तदबोधकम च वाक्यम, और उसका बोध कराने वाला कौन होता है? वाक्य होता है। इति अन्विदा अभिहितान्वयवादी नाम मतम, ऐसा किसका मत है? अभिहितान्वयवादियों का मत है। अब ये जो अभिहितान्वयवादियों का मत कहा गया है, पहले तो इसका एक, जैसे मैंने हिंदी में जो इसको लिखा वो एक बार देख लीजिए। अभिधा के द्वारा एक एक पद के अर्थ का बोध करा देने के पश्चात विरत हो जाने के बाद वाक्यार्थ रूप पदार्थों के अन्वय की बोधिका तात्पर्य नामक वृत्ति होती है, और वह तात्पर्य वृत्ति से बोध होने वाला अर्थ तात्पर्यार्थ कहलाता है। उस तात्पर्यार्थ का बोधक वाक्य होता है। यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। अब आप देखिए यहाँ पर एक नया शब्द आया है कारिका में, वृत्ति भाग में, अभिहितान्वयवादी नाम मतम, अभिहितान्वयवादियों का मत। अब ये वस्तुतः अभिहितान्वयवाद जो है वो एक मीमांसा का वाक्यार्थ बोध का सिद्धांत है। मीमांसा में वाक्यार्थ बोध के दो सिद्धांत होते हैं, एक अभिहितान्वयवाद, एक अन्विताभिधानवाद। ठीक है, साहित्य दर्पण में केवल अभिहितान्वयवाद की चर्चा की है, तो हम केवल अभिहितान्वयवाद की ही चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। अब यहाँ पर अभिहितान्वयवाद क्या होता है वो आप समझिए। अभिहितान्वयवाद में दो शब्द हैं, एक अभिहित और एक अन्वय, और वाद कहते हैं सिद्धांत को। जहां अभिहितों का अन्वय होगा वो अभिहितान्वयवाद होगा। और अन्विताभिधानवाद में भी दो शब्द हैं, जहां अन्वित का अभिधान, वहां अन्वित और अभिधान दो शब्द हैं। जहां अन्वित का अभिधान होगा वो अन्विताभिधानवाद होगा। अब ये जो अभिहितान्वयवाद है इसमें दो शब्द हैं, अभिहित का अन्वय। अब अभिहित क्या हो सकते हैं? अभिहित पद तो हो नहीं सकते, क्योंकि अभिहित मतलब जो अभिधा के द्वारा कहा जाए। तो अभिधा के द्वारा क्या कहा जाएगा? तो स्वाभाविक है कि अर्थ कहा जाएगा। कैसा अर्थ कहा जाएगा? वाच्यार्थ कहा जाएगा। तो अभिहित का मतलब हो गया वाच्यार्थ। ठीक है, किसका वाच्यार्थ? तो कहते हैं पदों का अलग अलग वाच्यार्थ, पदों का अलग अलग अर्थ। तो जो पदों का जो अलग अलग अर्थ है वो वाच्यार्थ कहलाएगा, वो अभिहित कहलाएगा। ठीक है, उसको पदार्थ कहते हैं। और उसका जहां पर अन्वय होता है, तो यही हम पढ़ रहे थे कि किसी ने किसी एक वाक्य का प्रयोग किया, वाक्य में जितने भी पद हैं उन्होंने सबने अलग अलग अपना अर्थ दे दिया। वो अर्थ किस शक्ति से आया? अभिधा शक्ति से आया। और वो अर्थ क्या कहलाया? पदार्थ कहलाया। उन्हीं अलग अलग पदार्थों को हम अभिहित कहते हैं। ठीक है, अब वो जो अलग अलग पदार्थ हैं उनको फिर क्या होगा? उनका अन्वय करना होगा। जब हम अन्वय करेंगे तो वो अभिहितान्वयवाद कहलाता है। अन्वय कौन करेगा? श्रोता करेगा। कैसे करेगा? वक्ता के तात्पर्य के अनुसार करेगा। शक्ति कौन सी होगी? तात्पर्य शक्ति होगी। वाक्यार्थ क्या कहलाएगा? तात्पर्यार्थ कहलाएगा। उस तात्पर्यार्थ को व्यक्त कौन करेगा? तो कहते हैं वाक्य करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तात्पर्य वृत्ति में केवल दो वृत्तियां होती हैं। जो पदों का अलग अलग अर्थ आता है वो तो अभिधा से आता है, और पूरे के पूरे वाक्य का जो अर्थ आता है जिसको तात्पर्यार्थ कहते हैं वो तात्पर्य नामक वृत्ति से आता है। ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद ये अभी जो यहाँ पर कहा गया है ये मैंने आपको अभी बता दिया है, तो यही यहाँ पर स्लाइड में है। आप इसको चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं बाद में। अब उसके बाद बस एक बात और रह गई, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा ये विषय, कि पदों का जो अलग अलग अर्थ अभिधा से आ गया,
ठीक है ना। अब पदों का अर्थ अलग अलग अभिधा से आ गया तो आप उसका अन्वय करेंगे, वो वक्ता के तात्पर्य के अनुसार करेंगे, और अन्वय करने के बाद जो वाक्यार्थ आएगा वो तात्पर्य शक्ति से आएगा। लेकिन उसके बीच का पैटर्न क्या है, जो अलग अलग पदों का अर्थ आ गया वहां पैटर्न क्या है। तो कहते हैं कि यहां पर आपको क्या करना है कि जब आपने वाक्य पढ़ा था साहित्य दर्पण के दूसरे परिच्छेद में के प्रारंभ में, तो वहां पर आपने वाक्य की एक परिभाषा पढ़ी थी, वाक्यम सात योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय है। कि वाक्य क्या होता है, योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समूह, ठीक है ना। और वहां आपने आकांक्षा भी पढ़ी थी, योग्यता भी पढ़ी थी और सन्निधि भी पढ़ी थी। तो जो वहां पर आपने वाक्य के लिए पदों का समूह होता है, और कैसा पदों का समूह, जिसमें आकांक्षा भी हो, जिसमें योग्यता भी हो, जिसमें सन्निधि भी हो, ठीक है ना, वो आपने वहां पर पढ़ा था। आकांक्षा का मतलब क्या है कि श्रोता है उसके मस्तिष्क में पदों को के समूह को सुनने के बाद किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा ना बचे, जिज्ञासा का अभाव आकांक्षा कहलाता है। जैसे कोई कहता है कि गो अश्व पुरुष अस्ति, गाय पुरुष घोड़ा और हाथी। अब उसने 4 पदों का प्रयोग कर दिया, लेकिन श्रोता कहेगा कि क्या करना है, ये आ रहे हैं कहीं या कहीं जा रहे हैं, इनको देखना है, इनको बिठाना है, इनको क्या करना है, कुछ नहीं समझ। इसका मतलब आपने 4 शब्दों का प्रयोग किया, गो पुरुष अश्व अस्ति, और उसके बावजूद भी आपके मन में जिज्ञासा रह गई, तो वो आकांक्षा कहलाता है। योग्यता क्या कहलाती है, पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा अभाव है। जब आप पदार्थों का परस्पर संबंध करते हो, पदार्थों का अन्वय करते हो, तो उसमें किसी प्रकार की बाधा न होना योग्यता कहलाता है। जैसे कोई कहता है अग्निना सिंचती, आग से सींचता है, तो व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अग्निना सिंचती वाक्य वैसे नहीं बन सकता, क्योंकि अग्नि में सिंचन क्रिया नहीं हो सकती, अग्निना और सिंचती पदों का वहां अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए अग्निना सिंचती नहीं बनेगा। और तीसरा क्या है, सन्निधि। सन्निधि का मतलब क्या है कि कोई एक 3 पद हैं, रामय गृहम गच्छति। अब रामय गृहम गच्छति में एक व्यक्ति 10 बजे रामय शब्द का प्रयोग करता है, 11 बजे गृहम शब्द का प्रयोग करे और 12 बजे गच्छति शब्द का प्रयोग करे, तो उसका अर्थ कहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उन पदों का जो उच्चारण किया जाता है, पद समूह का जो उच्चारण किया जाता है, उनमें सन्निधि भी होना चाहिए, उनमें कंटिन्यूअसली वाला भाव होना चाहिए, कंटिन्यूअसली उनका उच्चारण होना चाहिए, ये सन्निधि में बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया कि जब पदों का अर्थ आ जाएगा अभिधा शक्ति से, अभी तान्वयवाद में, तब क्या होगा कि पदों का अर्थ हमारे सामने है, तब हम आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के अनुसार उन पदों के अर्थों का हम अन्वय करेंगे। अन्वय श्रोता करेगा और वो वक्ता के तात्पर्य के अनुसार करेगा। अब दोनों मीमांसक हैं, तो गाम आने, जैसे मान लो कोई पद का प्रयोग करता है, तो वह गाम का अर्थ क्या होगा, गोत्व होगा। अब गोत्व का अर्थ अभिधा से आ गया, आने का अर्थ अभिधा से आ गया, और हमें वाक्यार्थ चाहिए, ठीक है। अब अभिधा तो समाप्त हो गई, अब लक्षणा व्यंजन आप मानते नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी अन्य शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, किसके लिए, वाक्यार्थ बोध के लिए। और गोत्व न कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है, जलत्व न कोई दे सकता है ना ले सकता है। तो वक्ता चाहता तो गो व्यक्ति है, एक चलती फिरती गाय चाहता है, एक गिलास में रखा जाने वाला, बोतल में रखा जाने वाला पानी चाहता है, जब वो जलम आने कहता है, क्योंकि लेकिन संकेत अग्रह कृष्ण में हो रहा है, जलत्व में हो रहा है। अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो गो व्यक्ति है, जल व्यक्ति है, वो वहां आप उसको देंगे, तो वो वाला जो अर्थ आएगा वो तात्पर्यार्थ कहलाता है, और वो तात्पर्य वृत्ति से आता है। और जल व्यक्ति को देना, गो व्यक्ति को देना, वो वाक्यार्थ है, और वो तात्पर्य शक्ति से आता है। तो इस प्रकार से जो पदों का अलग अलग अर्थ आया वो अभिहित हो गया, और उसको आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के कारण उसका अन्वय हो गया, और वहां पर जो वाक्यार्थ है, अन्वित जो वाक्यार्थ है, उसका जो बोध होता है वो तात्पर्य शक्ति से होता है। तो इस प्रकार से हमने तात्पर्य वृत्ति को पढ़ लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने मुझसे कुछ कक्षाएं आपने पढ़ी हैं, कुछ प्रथम परिच्छेद की पढ़ी हैं, कुछ दूसरे परिच्छेद की पढ़ी हैं। प्रथम परिच्छेद में आपने जो विश्वनाथ ने पूर्व आचार्यों का खंडन किया है, काव्य अवधारणाओं का, काव्य लक्षणों का, जैसे मम्मट हैं, वामन हैं, आनंदवर्धन हैं, भोज हैं, उनका जो खंडन आपने पढ़ा,
और उसके बाद आचार्य विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण है वो आपने मुझसे पढ़ा। उसके बाद द्वितीय परिच्छेद में आपने मुझसे व्यंजना शक्ति को पूरा पढ़ा। व्यंजना के जितने भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना में भी अभिधा मूला व्यंजना है, लक्षणा मूला व्यंजना है, वो सारा आपने मुझसे पढ़ा। और अब तात्पर्य वृत्ति को भी अंत में मुझसे पढ़ा। मुझे पूरी आशा है कि आपने उसको बहुत अच्छे से समझा होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।